प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम राजनीतिक विषय पर लेकर ही बात करते हैं। राजनीतिक विषय देश में कमी नहीं है, जहां चाहो वहां के लिए कोई ना कोई विषय निकल ही आता है। हम कांग्रेस अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर बात करें या किसी अन्य मसले पर बात करें, लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात पर। गुजरात इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है, चर्चा के केंद्र में है। चर्चा के केंद्र में इसलिए है कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात वो जगह है जिसने नरेंद्र मोदी को एक मामूली कार्यकर्ता से पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। गुजरात की सफलताओं ने ही वो फलक तैयार किया जिस पर बैठे हुए आज नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। गुजरात के अजय योद्धा के तौर पर नरेंद्र मोदी रहे। उनके नेतृत्व में भाजपा कभी चुनाव नहीं हारी, चाहे वह लोकसभा के संदर्भ में बात हो चाहे विधानसभा के संदर्भ में हो। लिहाजा गुजरात एक बार फिर महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात के हालात को लेकर भाजपा कितनी सतर्क है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 महीने पहले ही गुजरात में पार्टी ने अपना चेहरा ही नहीं बदला बल्कि सारे चेहरे बदल दिए, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। यह बदलाव बता रहा है कि गुजरात के संदर्भ में भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रही है। पर वो भंवर किसका है? क्या वो परंपरागत प्रतिद्वंदी कांग्रेस का है या अरविंद केजरीवाल नामक एक चमत्कार जो भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक से उभरा हुआ है उसका है? अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी गुजरात में बड़ी बड़ी बातें करते हुए दम ठोकते हुए नजर आए थे, लेकिन गुजरात में 29 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने कुल 29,000 वोट प्राप्त किए थे। अर्थात औसत की दृष्टि से बात करें तो 1,000 वोट प्रति विधानसभा। इससे ज्यादा वोट तो नोटा को मिले थे, तकरीबन 3,000 वोट प्रति विधानसभा की दर से नोटा के तहत वोट गिरे थे। तो जिस आपने 5 साल पहले होने वाले चुनाव में कुल जमा 1,000 वोट प्रति सीट प्राप्त किए थे, वो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार तो सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं रुक रही है। अरविंद केजरीवाल इसके संदर्भ में आईबी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसके हवाले से यह भी बता रहे हैं कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल तो 10 सीट भी जीतने नहीं जा रहा है और इसलिए वो आग्रह साथ में गुजरात के मतदाताओं से ये कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी कर लेना, लेकिन भूले से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो वोट खराब हो जाएगा। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि आप भाजपा की बी टीम है, भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस की बी टीम है, और आप ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस और भाजपा मिलजुल कर खेलते हैं। पर कौन किसके साथ खेलता है या तीनों मिलकर जनता के साथ खेलते हैं, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। पर फिर भी हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, गुजरात के हालात को समझने की कोशिश करेंगे, कि क्या कांग्रेस के लिए इस बार भी राह बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस मामूली अंतर के साथ जीतते जीतते रह गई थी, पर वो कांग्रेस अब मुकाबले में भी नहीं है। ये दावा भाजपा और आप दोनों कर रहे हैं। तो जरा एक बार रोचक चर्चा करते हैं गुजरात के मसले को लेकर, गुजरात की जमीनी स्थिति को लेकर। गुजरात से जुड़े हुए तमाम विषय विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय भी कराते हैं और राजनीति के इस दिलचस्प विषय पर कुछ बात करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र वृंद सतसई से लिया हुआ है। वृंद रीति काल के कवि रहे, कृष्ण भक्ति के कवि रहे। उन्होंने कमाल के दोहे लिखे, नीति संबंधी दोहे लिखे। तो उसमें से एक दोहा हमें मिला जिसे हम आपसे साझा करते हैं आज के विचार सूत्र के रूप में, जिसके तहत वो कहते हैं कि अपनी अपनी ठौर पर सबको लागे दाव। ये अपनी अपनी ठौर पर सबको लागे दाव, जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव। अर्थात हर चीज अपने ठिकाने पर ही जचती है, नाव पर सवारी करती है, और वही नाव जब जमीन पर होती है मतलब थल में, तो गाड़ी पर सवार हो जाती है। तो क्या कमाल की बात वृंद जी ने कही थी। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक दलों के संदर्भ में बात है। कौन सा राजनीतिक दल जनता को कहां पर भाता है कौन जान पाता है, जब नतीजा आता है तभी पता चलता है कि जनता के मन में क्या था। बहरहाल अभी कोशिश करते हैं कि गुजरात के संदर्भ में जनता के मन में क्या है। एक सर्वे एजेंसी है सी वोटर, उसने अपनी तरफ से तो क्लेम कर दिया है कि जनता के मन में भाजपा ही भाजपा है, प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है और बाकी दोनों पार्टियों की हालत बड़ी खराब हो रही है। उसे केवल हम एक संदर्भ के तौर पर जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास दवे जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और दिलीप गोयल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बयान जो हमारे पास में है वो आपसे साझा करते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत, अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। कांग्रेस को वोट देना बेकार है। कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। तो ये है हमारे साथ में अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं कि गुजरात के संदर्भ में उनके पास तो केंद्रीय एजेंसी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के हवाले से उनका दावा है। भाजपा के प्रति नाराजगी और भाजपा के प्रति जिनकी भी नाराजगी हो उन सब के संदर्भ में आह्वान है उनका, आम आदमी पार्टी को वोट दें। मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, उनसे ही बातचीत की शुरुआत करता हूं। अजयगढ़ बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इस सदी में तो कम से कम भाजपा गुजरात में कभी नहीं हारी, पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं समय पूरा हो गया, अब बारी आ गई है हार की। क्या कहते हैं सुखप्रीत जी? अरविंद केजरीवाल को लेकर जैसे आप बौखलाए हुए हैं, उसे देख के लगता भी है कि कहीं कोई बात गंभीरता से है। ये बिल्कुल भी बौखलाहट हमारे अंदर पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारे कोई किसी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वहां गुजरात में उनका प्रदर्शन तो दूर की बात है, वहां पहुंचना क्यों हुआ? पहुंचना इसलिए हो गया कि आज इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं जी। पंजाब में अगर इन्होंने सरकार बनाई तो वहां गैंगस्टरिज्म इतना ज्यादा हो चुका है, हर जगह गली गली हर रोज गुंडागर्दी हो रही है। अब इनके पास छुपाया छुप नहीं रहा चीजों को। अब कल को एक मिनिस्टर जेल में जा रहा है, दूसरी मिनिस्टर जेल में जा रहा है, तो उनका जो आप अपने आप को ना एंटीसिपेटरी विक्टिमाइज्ड कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी जैसे आदमी कहता है ना कि मैंने भी मेरे को किसी तरीके ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे मैं अपनी इस चीज को छुपा लूं कि मेरे यहाँ पे करप्शन हो रही है, मेरे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, मेरे यहाँ लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है इनके माइंडसेट की। अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। आईबी की रिपोर्ट इनके पास पहुंच जाती है। आईबी को हो सकता है ना पता हो, लेकिन इनको सपने में आईबी की रिपोर्ट आ जाती है। ये बोल देते हैं कि ये 25-25 करोड़ रुपया इनके एमएलए के लिए लग जाता है। वो रातों रात इनके सपने में आता है, एविडेंस जीरो। देखिए कब तक ये चीज आती रहेगी और आप और मैं ये सुनते रहेंगे। ये बोलते हैं गोवा में भी तो ये सरकार बनाने वाले थे सर, उत्तराखंड में भी ये सरकार बनाने वाले थे, और अगर आप लास्ट इलेक्शंस की भी इनकी बात सुनो ना, तब भी यही स्टेटमेंट थी और रटी स्टेटमेंट थी। और आप ही ने बोला अभी कि 3000 नोटा को मिल गए, 1000 ना मिल पाया। सब जगह इन्होंने जमानत जब्त कराई। अभी उत्तराखंड में भी यही हुआ, गोवा में भी यही हुआ। ये प्रॉब्लम है। थोड़ा बात सुप्रीत जी अपन गुजरात पे ही कर लेते हैं। थोड़ा मुझे बताएंगे कि गुजरात में भाजपा किसे मुकाबले मान रही है? क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ही आपके लिए चुनौती है, आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं है? कांग्रेस में दम बचा है। अरविंद केजरीवाल बता रहे खत्म हो गई कांग्रेस। आप मानते नहीं अरविंद केजरीवाल की बात? नहीं, कांग्रेस में दम है, वो मुकाबला कर रही है, या आप मानते हैं? बात तो केजरीवाल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, मुकाबला आपसे ही है। कहां है सुप्रीत जी, थोड़ा ये बताएं। मैं बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। नेशनल पार्टी है, हल्के में तो नहीं ले सकते, लेकिन आज की डेट में जगह कहीं नहीं बना पा रही कांग्रेस के अंदर। उनकी अपनी लड़ाइयां इतनी ज्यादा हैं कि वो इस किसी भी स्ट्रेटजीज में आ नहीं रहे। रही बात बीजेपी और गुजरात, तो वो आप ये देख लीजिए, ये दिल है जो गुजरात है ना जी, वो बीजेपी का दिल है। इस दिल से मतलब वहां का हर व्यक्ति इतना जुड़ा हुआ है बीजेपी से कि उसको अलग कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। सुप्रीत थोड़ा मुद्दे पे रहिए ना। पहले तो ये बताइए कि मुकाबला किससे है, कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? एक दूसरा, आपने बताया कि भाजपा का दिल है गुजरात, पर उस दिल से पिछली बार बड़ा लहू निकल गया था। 3 अंकों में भी सीटें नहीं आई थी, रोते गिरते पड़ते 99 सीटें आई। उसके बाद भी हालत आपसे संभली नहीं। अगर हालत संभली होती तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला होता? 4 साल बाद विजय रूपाणी को घर बिठा दिया और नया चेहरा लेकर आ गए। पूरा मंत्रिमंडल आपने घर बिठा दिया, मतलब ये सारे चेहरे जनता के स्तर पर खारिज हो गए। पार्टी ने कहीं ना कहीं तो माना होगा, तभी घर बिठा दिए गए। तो ये बताओ किससे डर के ये सब बदला आपने? आम आदमी पार्टी से डर के, कांग्रेस पार्टी से डर के, या खुद के लोगों से डर के?
किससे डर गए आप इतना? हिमांशु हिमांशु जी, ये मेरी इकलौती पार्टी है जिसमें एक नॉर्मल काम करता हुआ कार्यकर्ता को सीएम बनने का वक्त मिलता है। ये इकलौती पार्टी है जहां पे आपका बेटा सीएम नहीं बनेगा, आपके पास पैसा है तो सीएम नहीं बनेगा। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कार्य करता है उसको कभी भी सीएम का मौका मिल सकता है। ये मेरी पार्टी ने आदर्श बनाए हैं, जहां से इसी चाय वाले ने पीएम पे पहुंचे, ये गुजरात से ही पहुंचे हैं, वो वाली पार्टी है सर। यहाँ पे कोई लिखित में नहीं दिया जाता किसी को कि आज शाम को आपसे बात करते हुए आप सीएम बन चुके हैं। वो नेशनल लेवल पे सोच पे नहीं जाता, जनता की सोच से यहाँ सींचा जाता है सीएम को। तो अगर कोई सीएम का बदलाव भी हुआ, वो पार्टी की रणनीति में ये था कि हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। एक आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे अभी अगर जो आदमी अच्छा परफॉर्म करेगा, दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने एक कार्यकर्ता को इतने बड़े लेवल पे ले जाती है। तो ये कैसी बातें कर रहे हो सुप्रीत जी, मतलब कहां बहका रहे हो आप इसे तर्क नहीं सूझ रहा। विजय रूपाणी को क्यों हटा दिया? आप बता रहे हो विजय रूपाणी अच्छा काम कर रहे थे लेकिन हर कार्यकर्ता को मौका दिया है। मौका भाई 4 साल बाद क्यों दिया? हर महीने एक मुख्यमंत्री दीजिए, और फिर जाके ये मौका केवल प्रदेश के स्तर पर क्यों रख रहे हैं? देश के स्तर पर भी दिखाइए। क्यों फिर नरेंद्र मोदी जी 8 साल से बनाए हुए हो? जब विजय रूपाणी 4 साल में विदा कर दिए तो फिर मोदी जी के संदर्भ में भी ये फार्मूला लगाना वाले हो क्या सुप्रीत जी? आप थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं। 2 सवाल के आप उत्तर नहीं दे रहे मुझे। एक कि गुजरात के संदर्भ में अपना मुकाबला आप किस पार्टी से मान रहे हैं, एक। दूसरा, आपने अपने मुख्यमंत्री बदले, आपने सारे मंत्री बदले, क्यों बदले? किससे डर कर बदले? 2 सवालों के उत्तर चाहिए। इतने मंजी हुई पार्टी के इतने मंजे हुए प्रवक्ता आप हैं, फिर भी विषय का सामना नहीं करना चाह रहे आप। मोदी जी के कैबिनेट में भी चेंजेस हुए हैं सर, नहीं, गलत बात है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अगर वो कार्यकर्ता जो आस लगा के बैठा, मैं इतने सालों से पार्टी के अंदर हूं, उसको मौका देना गलत कहां है? मुझे ये समझा दीजिए। किसी आदमी को बढ़ाना कभी कोई चीज गलत नहीं है। आप क्या कोई एलिगेशन ढूंढ पाए, आप क्या कोई करप्शन ढूंढ पाए बीजेपी के अगेंस्ट? आप कोई ऐसा मौका बीजेपी ने दे दिया हो आपको जहां पे बीजेपी की स्टेट हो, वहां रिपीट ना हो रही हो? प्रॉब्लम ये है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और बातें खारिज होने वाली हैं विधानसभा के चुनाव में। गुजरात जो है वो 100% इनके पास बातें हैं, पर सुखबीर जी आपके पास तो बातें भी नहीं है। आप नहीं बता पाए कि आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला, आपने नहीं बताया हमें कि आपने सारे मंत्री क्यों बदले। आप बड़ी लचर सी दलील दे रहे हैं कि क्या बाकी को मौका नहीं मिलना चाहिए, बाकी को मौका मिलना चाहिए। तो बाकी में देखो, ये शिवराज सिंह को क्यों 18 साल से हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के चला रहे हो? लोग सवाल करेंगे। क्यों आपने वसुंधरा राजे को 10 साल तक चलाया? क्यों रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रहे? एक विजय रूपाणी के संदर्भ में आपको लगा भाई बदलना जरूर है। पिछली बार आनंदीबेन पटेल को बदल दिए थे, इस बार विजय रूपाणी को घर बिठा दिए। सोचिएगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास में सुप्रीत जी। थोड़ा दलीलें मजबूत चाहिए। आप जैसा मजा हुआ आदमी, गुजरात में इतनी मजबूत जमीन, तर्क नहीं मिल रहा आपको, थोड़ा कोशिश कीजिए। पर मेरे साथ में विक्रम दवे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। कमाल है विक्रम जी, कमाल कर दिया आपके नेता ने। अरविंद केजरीवाल ये बताते थे कि इस देश की जो सरकार है ना, वो केंद्रीय एजेंसियों का बड़ा दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, खासतौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए। लेकिन अब पता चला यार बदलाव हो गया है तो देश में। अब केंद्रीय एजेंसियां अपनी रिपोर्ट अमित शाह या नरेंद्र मोदी को नहीं देती है, अरविंद केजरीवाल जी को देती है। माननीय केजरीवाल जी बता रहे हैं आईबी की रिपोर्ट आई हुई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो विक्रम जी ये जानना है कि आईबी का कौन सा अधिकारी है या कौन सा तंत्र है जिसने अपनी रिपोर्टिंग अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को शुरू कर दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री बता रहा है आईबी की रिपोर्ट है। ये जानने में हमारी बड़ी उत्सुकता है, कौतूहल है, ये कब से हो गया व्यवस्था में परिवर्तन? जी नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को। जी हिमांशु जी, आपने जो शुरुआत की थी कि एक भंवर जो भाजपा महसूस कर रही है जी, और वो भंवर गुजरात में एक भयंकर एक बवंडर हो चुका है एंटी इनकम्बेंसी का। इसीलिए कि इनका कुशासन पिछले 27 साल में इतना बड़ा हो चुका है और इतना लोगों को अब दिख रहा है। कुशासन हर जगह माफिया हो चुकी है। चाहे आप एजुकेशन में देख लो तो सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, 6000 स्कूल कम बंद हो गई है, कम से कम 18,000 ओरडे जो बोलते हैं। विक्रम जी मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको जो अपनी बात कहनी है वो तो आप कह लेना, पर शुरुआत कम से कम मेरे सवाल को संबोधित करते हुए कर दो। इतनी जाति मत करो कि आप तो क्वेश्चन कोई भी आए उत्तर तो मैं जो घर से लिखकर लेकर आया हूं वही लिखूंगा, थोड़ा जाति हो जाएगी। मतलब आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी मानी जाती है और आप हमारे सवाल को ही खारिज करो। हमने सवाल बॉटनी का किया, आप जूलॉजी का उत्तर दे रहे हैं, थोड़ी जाति नहीं हो रही?
जी जी, मैं बिल्कुल मंजूर हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसको एड्रेस कर ही रहा हूँ। जी। आपने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया, मेरी बात में ये जरूर आ जाएगा, पहली 2 मिनट जो मुझे खुल के मिलेगी उसमें ये बात भी आ जाएगी, मैं जरूर इसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। जी पर पोजीशन ये है जी कि आप बंगाल में लेफ्ट फ्रंट जब 30 साल से ज्यादा हो चुका था और लेफ्ट फ्रंट की आज जो दशा है 0 सीट पर, ये परिस्थिति होने जा रही है भाजपा की गुजरात में। जी और ये परिस्थिति इसलिए होने जा रही है, और आम आदमी पार्टी है, इन्होंने जो लड़ाई की है, जैसे पेपर लीक कांड ले लो, चाहे आप एजुकेशन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड गए हैं जीतू भाई वगानी कि 18,000 रूम कम पड़ रहे हैं, 6,000 स्कूल कम हुए हैं सरकारी पिछले कुछ सालों में, जब से भाजपा का राज आया है। तो एक्चुअली और 496 पिछले 2 साल में 496 स्कूलों के लाइसेंस मिले हैं, सभी प्राइवेट। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट स्कूल का ओनर है तो वो जरूर भाजपा का सदस्य जरूर होना है, तभी उसको प्राइवेट स्कूल का ओनरशिप मिलेगा। तो हर जगह आप मैं सुरेंद्र नगर से आ रहा हूँ, जिला का मथक है, पूरे जिले में कहीं पे भी एक सीटी एमआरआई फ्री नहीं हो रहा है। जी, मैं एक बार रोकूंगा, मैं जरा सुखप्रीत जी को बोलूं। सुखप्रीत जी, अपने कार्यक्रम में बीच में बोलने की कहीं जरूरत ही नहीं है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप उंगली कर दीजिएगा इशारा भर, मैं आपके पास आ जाऊंगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। सब अपनी बात पूरी बोले, आप जब बोले किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आप निश्चिंत रहे, आपकी पूरी बात दर्शकों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी, आप निश्चिंत रहे। इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता है, कैसे मैं आपको इग्नोर कर दूंगा। जी विक्रम जी। देखिए हिमांशु जी, बात ये है कि हमें तो 2013 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तभी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जनरल ओपिनियन पोल आ रहा था, सभी का एवरेज लेके, वो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें दे रहा था दिल्ली में जी, 32 सीट बीजेपी को और 25 सीट कांग्रेस को। 2013 की बात कर रहा हूँ, जबकि आई 28 जी। 2015 में जब 67 सीट आई, तब एवरेज ओपिनियन पोल आ रहा था 35 आपको, 29 बीजेपी को, 6 कांग्रेस को। 2020 में जब 62 सीट आई, तब 42 से 56 आपको बोल रहे थे। तो ये परिस्थिति जो है, पंजाब में ये परिस्थिति थी कि 56 से 63 की बात हो रही थी, एक्चुअली 92 सीटें आई। तो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो लोअर मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है, जिसको सामाजिक न्याय पिछले 70 सालों में नहीं मिला है। जो देश का जो प्रियम्बल बोल रहा है, जिस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वो एक्चुअल तरीके से इनको नहीं पहुंचा है। गांधी जी का जो सपना था अंत्योदय का, वो नहीं पहुंचा है, वो हमारा वोटर है। तो बात रही आपकी, जो हिमांशु जी आप बात कर रहे थे, देखिए इंटेलिजेंस का, लोकल इंटेलिजेंस भी होती है, और लोकल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी कंटिन्यूअसली आता रहता है, और कई जगहों पे प्रेस का भी बातें चलती है, मीडिया की भी बातें चलती है। तो इंटेलिजेंस तो अंदरूनी जो खबर होती है, खुफिया खबर, जो सरकार की आंतरिक रिपोर्टिंग होती है, वही होती है। और वो इंटेलिजेंस पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअसली आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर चढ़ रहा है और कांग्रेस बीजेपी का नीचे उतर रहा है। ये बड़ी साफ तरीके से इनका इंटरनल रिपोर्टिंग है। अरे विक्रम जी, मेरा यही तो सवाल है, आईबी की रिपोर्ट अच्छे लोगों को नहीं मिल पाती, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल जाती है। तो आपसे जानना चाहता हूं विक्रम जी, ये व्यवस्था कब से लागू हुई है जिसमें आईबी अपनी रिपोर्ट का एक हिस्सा या एक कॉपी माननीय अरविंद केजरीवाल को भी भेजती है? क्या ये आम आदमी पार्टी के नेता भर ने नहीं बोला, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स है जिसने बताया आईबी की रिपोर्ट है। तो विक्रम जी, ये जानने में दिलचस्प है कि ये आईबी ने कब से दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजना चालू की है, और गुजरात के संदर्भ में जमीनी स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट कब, कहां, कौन सी तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी को प्राप्त हुई थी? इसकी कोई जानकारी विक्रम जी आपके माध्यम से हमें मिल पाएगी? थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा ना हम लोगों का। मुझे ये बताइए कि अगर ये रिपोर्ट, ये तो ठीक है खुफिया रिपोर्ट है, आंतरिक गुजरात सरकार की रिपोर्ट है, गुजरात सरकार की तो दमन की पहले से ही, पुलिस के ऊपर भी इतना दमन है, हर सरकारी अधिकारियों के ऊपर इतना दमन है। ये रिपोर्ट आंतरिक तरीके से अगर मिली होती और ये रिपोर्ट अगर गलत भी है, तो क्या गुजरात सरकार इसका खंडन नहीं करती? अरे सर, आईबी की रिपोर्ट है, भारत सरकार के अधीन होती है आईबी, गुजरात सरकार के अधीन आईबी नहीं होती विक्रम जी। एक तो मैं ये बता दूं, दूसरा मैंने तो केवल इतना जानना चाहा कि रिपोर्ट मिली क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की बात में भरोसा बड़ी मुश्किल से हो पाता है लोगों को। वो कोई भी दावा कर देते हैं, फिर अदालत में जाके माफी मांग लेते हैं। तो कहीं इस मसले पर भी माफी की नौबत तो नहीं आ जाएगी आपके नेता की? इसलिए आपसे पूछा विक्रम जी, एक सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, पिछले चुनाव में भी आप ऐसी बातें कर रहे थे, आपको पंजाब याद है, दिल्ली के 2 चुनाव याद हैं, लेकिन क्या आपको उत्तराखंड याद है? क्या आपको गोवा याद है? क्या आपको बाकी चुनाव याद हैं? दिल्ली का लोकसभा चुनाव 2019 का याद है? पानी तक नहीं मांगे आप।
और पिछले 2017 के चुनाव में आपने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29,000 वोट प्राप्त किए। शगुन के तौर पर हजार हजार वोट जनता ने आपको दे दिए। इस बार 1-1 लाख वोट हासिल कर लेंगे क्या वाकई? मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि हमको आजाद भारत में हाँ, शायद ही पहली बार ऐसा एक नेता मिला है जो छोटी छोटी बातें एड्रेस कर रहा है, उस पर इंप्लीमेंट कर रहा है। हम 15 लाख की बात नहीं करते, हम ये सब बात, हम काला धन लाने की बात नहीं कर रहे। और ये महंगाई केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कंट्रोल पिछले 8 साल में नहीं की है, इसलिए महिलाओं को सहूलियत देने के लिए एक राशि की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी बात अमल करके देने वाली बात है। ये केजरीवाल है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आज पंजाब में 300 यूनिट वाली बात है, वो अमल हो चुकी। अभिभूत है अपने नेता से, बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को भी उनका नेता एड्रेस करता है, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। 70 साल बाद ऐसा नेता देश को मिला है, इसलिए जनता का भरोसा बन रहा है। तो जब देश का भरोसा बन रहा है तो गुजरात उससे अछूता कैसे रह जाएगा? मुझे जाना है अजय उपाध्याय जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं सुखप्रीत जी के पास वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि सुखप्रीत जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार सुखप्रीत जी की बात सुन लेते हैं। विक्रम जी की बात शायद उन्हें रास नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सुखप्रीत जी। बिल्कुल सर, मुझे देखो डॉक्टर हिमांशु जी, ऐसा है कि आपने जो जो इनसे सवाल पूछा, इनसे सारी बातें हो पाई झूठ की दुकान के हिसाब से, पर लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपका सवाल था कि सोर्स बताओ, आईबी का सोर्स दे दो मुझे, कि क्या सोर्स है जिससे आपको ये चीज पता लगी। क्या आने वाले टाइम में, वो आपको भी पता है इनकी फितरत का, इनके सीएम की फितरत का, कि वो आने वाले टाइम में माफी मांगेंगे अगर ये किसी ने स्यू कर दिया इसको, या किसी ने इसको अदालत में ले गए कि आप आईबी का अपनी चुनाव के लिए, क्या आप आईबी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। दूसरी चीज, हर बार हम कुछ भी मन में आए और बोल दें, तो हमें ये धरातल पे भी देखना पड़ेगा हर चीज को, कि क्यों हम ये नहीं देख रहे कि ऐसी चीजें जो बोली जा रही है। मेरे हिसाब से चुनाव कमीशन को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और 100% हस्तक्षेप करना चाहिए कि ऐसे कैसे कोई आदमी किसी भी सोर्स को बोल देगा जिसका कोई एविडेंस नहीं है या कोई ऐसी चीज। तो सुखप्रीत जी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आईबी के संदर्भ में ये बोल रहे हैं और कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं, इन्हें आगे चल के माफी मांगनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आईबी के नाम से अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा विक्रम जी आपके पास में, लेकिन मुझे अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से बात करनी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी पार्टी को सिरे से खारिज कर रहे हैं दोनों राजनीतिक दल। भाजपा कोई चुनौती नहीं मानती और आम आदमी पार्टी तो अब आपको 2.5 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अजय जी, इतनी बुरी हालत आपके संदर्भ में सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल, और साथ में ये भी बता रहे हैं जनता को गुजरात की कि देखो कांग्रेस तो खत्म हो गई, इसलिए कांग्रेस को वोट मत दे देना, क्योंकि वोट अगर कांग्रेस को जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो 10 सीट भी नहीं आनी, और जो आनी है सीट वो भी बाद में भाजपा की हो जानी। अब इतिहास आपका पिछले कुछ समय से ऐसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की बात को हम सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। आज का कांग्रेस ही कल का भाजपा कब हो जाए, गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक पता नहीं चलता। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, वाकई आपके लिए संकट बड़ा हो गया? डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं गुजरात के संदर्भ में। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी को जो सूत्रों के हवाले से अब आईबी की रिपोर्ट मिलने लगी है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि वो भ्रमित करने के मास्टरी उसको हासिल है, इसलिए मैं उनको कहूंगा कि वो केजरीवाल नहीं है, भ्रमित कुमार है जी, भ्रमितवाद है जी। और भ्रमित करना, बाकी राज्यों की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो स्थिति इन्होंने प्रयास किया था गोवा में और उत्तराखंड में, सबने देख लिया कि नोटा से भी मुकाबला इन्होंने किया, वहां भी ये भ्रम फैलाने का काम किए। और प्रयास बार बार करते हैं कि इससे भाजपा को, जहां जहां भाजपा का कुशासन वर्षों से चल रहा था, उससे कहीं न कहीं भाजपा को मदद हो जाए। गुजरात में 27-40 साल से जो सरकार चल रही है, कहीं न कहीं वहां के लोगों में अब एक परिवर्तन का बयार बढ़ रहा है। पिछली बार भी ये था, हम लोग कुछ कारणों से चूक गए थे। इस बार हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से जनता की 5 साल तक सरकार के विरुद्ध उनकी जो कुरीतियां उसको उठाने का काम किया। और जिस तरह से वहां शराबबंदी के बाद इतने लोग शराब से मर रहे हैं। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय में विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन वो सफर में है तो उससे संपर्क टूट रहा है हमारा। तो मैं अब काफ़ी कुछ बातें हो गई हैं, सबने अपने अपने पक्ष की बात के लिए,
पर एक निष्पक्ष बात आने की जरूरत है। उसके लिए मेरे साथ दिलीप गोयल जी हैं, उनसे थोड़े विस्तार से बात करते हो। दिलीप जी, आपसे समझना चाहता हूँ गुजरात के हालात को लेकर, क्या वाकई भाजपा के पक्ष में तूफान चल रहा है, या भाजपा को अपनी जमीन बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ऐसे बदल दिए गए जैसे किसी बिल्डिंग के चपरासी बदल दिए जाते हैं? एक बात आपसे। दूसरा, कि कांग्रेस वाकई जमीन के स्तर पर इतनी खत्म हो गई कि अरविंद केजरीवाल ये दावा करने की हैसियत में भी आ गए कि कांग्रेस को अगर वोट दिया तो वोट खराब होना है, कोई मतलब नहीं है, दहाई तक भी नहीं पहुंचेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस को लेकर जमीनी स्थिति। और तीसरा सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर, कि भौकाल जबरदस्ती का तो बना हुआ नहीं है। जिस व्यक्ति की पार्टी ने 29 सीटों पर कुल 29,000 वोट 5 साल पहले पाए हों, वो आज 182 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का दावा कर रहा है। इसकी जमीनी सच्चाई क्या है? दिलीप जी। जी, तीसरे सवाल से शुरू करें जी। जो बात पुरानी है वो इसलिए अब पुरानी हो गई, वो 5 साल पहले की बात है। उसके बाद बहुत सारे साबरमती रिवर में पानी बह गया है, सूरत की तापी नदी में भी बह गया है। एक सूरत में कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था जो पूरे उसके न्यूज पूरे राष्ट्र में चले, क्योंकि 27 कॉरपोरेट वहां आम आदमी पार्टी को उनकी चुन के आए। फिर एक दूसरा वाक्य हुआ गांधीनगर कॉरपोरेशन। गांधीनगर कॉरपोरेशन ऐसी थी, वहां कांग्रेस हमेशा जीता करती थी। बीजेपी गांधीनगर में बैठ के पूरे राज्य में सरकार चलाएगी, लेकिन गांधीनगर में नहीं जीत पाएगी। यहाँ ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को 21% से भी ज्यादा वोट मिले। हालत ये हुई कि 27% से ज्यादा वोट कम हो गए कांग्रेस के, और कांग्रेस को 2 ही सीट मिली और आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिली। लेकिन बीजेपी को फायदा हो गया, और कभी जो नहीं जीत थी गांधीनगर महापालिका में, वहां बीजेपी जीत पाई। तो एक सिंपलिस्टिक मैं दिलीप जी 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सुखप्रीत जी लगातार कोई इशारा कर रहा है, एक बार सुखप्रीत जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं। जी सुखप्रीत जी को जाना भी है। जी सुखप्रीत जी। हाँ, मेरे को हिमांशु जी, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरे को एनडीटीवी में अभी इसके बाद जाना है। मेरी आपसे यही है अंततः, हमारा मुकाबला इनके साथ कहीं भी नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के साथ, ना कांग्रेस के साथ। बीजेपी एक तरफा जीत के साथ गुजरात में सुखप्रीत जी एक सवाल कर लेता हूं आपको, उसका उत्तर जरूर चाहूंगा कि आपका आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती है। आम आदमी पार्टी की जमीन पर मौजूदगी कांग्रेस को कमजोर करने में आपके लिए मददगार है। एक आकलन सर्वे के तहत यह भी निकल रहा है। इस आकलन से कितने सहमत हैं? आम आदमी पार्टी को इतनी जमीन मिल जाए कि कांग्रेस की जमीन ना बन पाए, इसी भूमिका में आप हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल अपने साथ बिठा के खाना खिलाते हैं, उसके बाद में वो हम अपने आप को मोदी का समर्थक बताते हैं। तो इससे लगता है कि कुछ मिला जुला है। बीजेपी की वजह से सर आज उनके मिनिस्टर अंदर है सर। उनकी करप्शन हमने जहां जहां हमारे पास ओपोजिशन स्टेट है ना, जहां हम ओपोजिशन है, वहां हमने इनकी करप्शन को आगे लेके आए हैं। आज बीजेपी की वजह से ये लोग अपने उसमें अंदर हुए हैं, जेल में बैठे हैं। तो बीजेपी का तो आप ये मान लीजिए कि कहीं भी ये 1% भी उनके साथ हमारा। तो सुखप्रीत जी का कहना है कि भाई हम तो इनके मंत्रियों को जेल भिजवाने का काम करते हैं, हम कैसे इनके दोस्त हो सकते हैं। तो सुखप्रीत जी आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करवाने के लिए दिलीप गोयल जी के पास वापस रुक करता हूं। जी दिलीप जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ा। जी ठीक है, मतलब वो गांधीनगर मॉडल की भी हम चर्चा करते हैं गुजरात में, जो एक सिंपलिस्टिक वे था कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी तो उसको कांग्रेस का नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो हुआ गांधीनगर। लेकिन अभी जो सर्वे वगैरह हो रहे, ओपिनियन सर्वे वगैरह, और बाकी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी काम किया है, इनसे हालत ये हुआ है 18% तक उनको वोट मिल रहे हैं जी। इनका मतलब ये हुआ कि गुजरात में जब भी थर्ड फ्रंट आया तो वो 4% से लेके 12% तक रहा, उनसे आगे नहीं बढ़ा। 12% तक अगर आप है तो किसी को फायदा करोगे, किसी को नुकसान करोगे। लेकिन अगर आपके पास 18% अभी से आ गए, जबकि कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो अगर वही आगे बढ़ी ये बात, तो दोनों पार्टी को नुकसान होगा, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा। ये कहना अब ठीक नहीं लगता, और इसलिए ठीक नहीं लगता कि जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी का वो अर्बन सीट्स पे ज्यादा है, और अर्बन सीट्स में बीजेपी ही सबसे पावरफुल है। तो पहले तो थोड़ा बहुत कांग्रेस का जो नुकसान होगा, इनसे उनकी लीड वगैरह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और आगे बढ़ी तो फिर बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। तो ये
ये मान के चलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जी, मेरा एक सवाल है, आपने ये कहा कि 5 साल पुरानी बात को छोड़िए, 5 साल में साबरमती में बहुत पानी बह गया, पर कैसे बह गया? क्या बारिश बहुत ज्यादा हो गई? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुजरात में जगह बना पाने में कामयाब कैसे हो गई? क्या ऐसा किया जिसके चलते गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं? इस आकलन पर आप जैसा अनुभवी पत्रकार पहुंच पा रहा है, क्या ऐसा हुआ? क्या दिल्ली का काम गुजरात तक धमक पहुंचा रहा है? ये तो नरेंद्र मोदी की अपनी व्यक्तिगत विफलता हो जाएगी। वो प्रधानमंत्री के तौर पर बैठकर भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर गुजरात में कमाल कर दे रहे हैं। थोड़ा अचरज हो रहा है, थोड़ा बताइए ना क्या किया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, ये नरेंद्र मोदी का प्रभाव तो है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी की सीटें थोड़ी थोड़ी कम ही हुई है जी। 2002 के बाद ये नहीं हुआ कि बीजेपी की सीटें बढ़ी। लास्ट टाइम 99 पे आ गए थे 2 अंकों में जी। तो ये समझना है, लोकसभा है, राष्ट्रीय पहलू है, तो सभी लोग गुजरात के बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे क्योंकि वो राष्ट्र में उसको भेजना है दिल्ली में। लेकिन गुजरात में की जब बात करेंगे तो गुजरात के मुद्दों पे बात करेंगे। तो अगर 27 साल के बाद और 8 साल केंद्र में रहे नरेंद्र मोदी, फिर भी जो 2, 3, 4 इश्यू सामने आए, कोरोना में हमने देखा, जैसे पूरे देश ने देखा, तो गुजरात ने भी वही देखा कि क्या हालत हुई। यहाँ वही सभी समस्याएं, ना ऑक्सीजन मिलता था, न आपको बेड मिलता था, न दवा मिलती थी, न इंजेक्शन मिलता था। तो क्या इतने डेवलपमेंट के पास इतनी बुरी हाल क्यों हुई? और दूसरा, गुजरात में एजुकेशन का जो मामला है उसको इस तरह से देखा गया कि ठीक है, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ लेंगे, ये भी चल जाता है, गुजराती बिजनेस क्लास है, वो अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, पढ़ लेंगे। लेकिन कोरोना के बाद जो महंगाई बढ़ी है और उसके साथ बेरोजगारी बढ़ी है और बिजनेस में जो असर हुआ था, जो नोटबंदी से शुरू हुआ था, वो कोरोना में आते आते इतना बढ़ गया। थोड़ा मर्म पे आते दिलीप जी, आप सारी चीजें बता रहे, क्या आप इस आकलन में पहुंच गए कि गुजरात में बदलाव होने वाला है, भाजपा इतिहास बनने वाली है, आम आदमी पार्टी वाकई सत्ता में आ रही है? आईबी की रिपोर्ट का दावा केजरीवाल कर रहे हैं, वो परिवर्तित कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप गोयल का आकलन है कि हम जीतने जा रहे हैं। क्या ऐसी किसी रिपोर्ट का उल्लेख करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सौभाग्य दे सकते हैं दिलीप गोयल जी आप? सत्ता मिल जाए, सत्ता बदल हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, ये भी कहना जल्दी होगा। लेकिन 18% वोट का मतलब ये है कि सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। और वही सवाल से मैं जो दूसरा आपका सवाल था, कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस इतनी भी कमजोर इसलिए नहीं है कि अभी भी जो रूरल एरिया है कि जहां आम आदमी पार्टी शायद इतना फाइट नहीं देगी, वो अपने एमएलए के बलबूते पर कांग्रेस कुछ तो बचा लेगी। और एक दूसरा डेवलपमेंट जो गुजरात में हुआ था, ये था, ट्राइबल पार्टी है छोटूभाई पटेल की, छोटूभाई वसावा की, उनके साथ समझौता होने वाला था आम आदमी पार्टी का, वो नहीं हो पाया। इनका मतलब ये, अगर ये समझौता होता तो कांग्रेस को और नुकसान होता, लेकिन वो समझौता नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ट्राइबल बेल्ट में कुछ अपनी स्थिति ठीक ठाक रख पाएगी। तो जो भी कुछ फाइट होना है वो बीजेपी आम आदमी के बीच शहरी इलाकों में होगा। अगर इस तरह से परसेंटेज बढ़ा तो ये हालत होगी कि किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं बन पाएगी, इतना कह सकते हैं। दिलीप गोयल जी एक अलग समीकरण दे रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए खुश होने का विषय है या उदास होने का विषय, ये सवाल है। इसका उत्तर किससे लें? डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास ही चलते हैं। अजय उपाध्याय जी, गुजरात के संदर्भ में कम से कम आपको ये सौभाग्य था कि सत्तारूढ़ दल ना सही, मुख्य विपक्षी दल के संदर्भ में कोई संदेह नहीं होता था। पर अरविंद केजरीवाल के दावे को हटा भी दें तो दिलीप गोयल जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इन 5 सालों में ताकत के तौर पर अपनी जगह बना चुकी है। त्रिकोणीय संघर्ष गुजरात में होना जा रहा है। आपका त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में आ जाना ही क्या आपकी पराजय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? कांग्रेस 25-27 साल बाद भी भाजपा को अपदस्थ करने की स्थिति में नहीं है। इस बात को लेकर कितने शर्मसार हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आप? और डॉक्टर दिलीप जी की अपनी राजनीतिक समझ है और उनकी अपनी राजनीतिक विश्लेषण है। मैं खुद सौराष्ट्र का अभी प्रभार में हूँ और मैं लगातार भावनगर से लेकर के राजकोट से लेकर जामनगर, इन सारे एरिया में मैं घुमा हूँ। कई जगह प्रेस के लोगों से मुलाकात मेरी हुई है, आम लोगों से भी देख हुई है। मेरा मानना है कि वहाँ कहीं से भी जो भ्रम फैलाने का प्रयास है, चुनाव तक आते आते पोल सबकी खुल जाएगी
और भाजपा को मदद करने वाले को गुजरात की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार गुजरात की जो राजनीति है वो एक नई दिशा में जा रही है और कांग्रेस पर पूर्णतः वहां की जनता भरोसा करेगी। हमारी सरकार आएगी, हम पहला रहेंगे, कोई त्रिकोणीय मुकाबला वहां नहीं है। ये बनाने का, एक भ्रम बनाने का प्रयास हो रहा है और भाजपा के मिलीभगत से बनाने का प्रयास है। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? किसके भरोसे में कांग्रेस का माहौल बनाएंगे? आपके स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो गुजरात की ओर आने ही भूल चुके हैं 2017 की हार के बाद में। वो पदयात्रा में निकले हुए हैं, क्या कमाल करेंगे। जिनको आपने गुजरात का प्रभारी बनाया था अशोक गहलोत, उनकी इज्जत के कपड़े तो आपने राजस्थान में उतरवा दिए। गुजरात में क्या कमाल करेंगे? आप अपने हाथों से अपनी गर्दन कटाए हुए हैं, इसके बाद भी कमाल की उम्मीद कर रहे हैं? वाकई कमाल नहीं है ये? डॉक्टर साहब, यात्रा शुरू होने से एक रोज पहले राहुल गांधी जी ने गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम और अहमदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। संभवतः मीडिया के साथियों को ये ध्यान नहीं रहा और उन लोगों ने, आप तो जानते हैं आजकल मीडिया भी गुणगान किस तरह करती है, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में तो इसलिए चर्चा का केंद्र शायद बाकी जगहों पर नहीं बना, लेकिन गुजरात के लोग जानते हैं राहुल गांधी जी का कमिटमेंट। गुजरात के लिए हमने 8 वचनबद्धता जो अपना संकल्प पत्र दिया है और हम वादा नहीं करते, हम संकल्प रियल में कर रहे हैं और उनको पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, ये पहले से उनका था और वो ऑलरेडी चाहते हैं गुजरात में एक नए ध्रुवीकरण और नई राजनीति हो, स्वस्थ राजनीति हो, जुमले की राजनीति नहीं हो। गांधी जी का वो धरती है, गांधी जी की धरती पर जिस तरह से शराबबंदी के नाम पे मखौल उड़ाया जा रहा है और शराब से लोगों की जान जा रही है और जिस तरह से ड्रग्स की वहाँ खेती हो रही है, एक तरह से देखा जाए खेप आ रहा है, उससे नौजवानों का भविष्य कहीं न कहीं असुरक्षित है। गुजरात के विकास और गुजरात का पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी का आना जरूरी है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। गहलोत जी के संदर्भ में आप एक शब्द न बोले, एक लाइन तो छोड़िए अजय उपाध्याय, इतना खारिज कर दिए अपने संभावित अध्यक्ष जिन्हें मान रहे थे आप। एक जरा से विधायकों ने उनके समर्थन में आवाज क्या बुलंद किया, आपने उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा, जो आपके गुजरात के प्रभारी हैं। नहीं, गुजरात के प्रभारी जो हमारे हैं रघु शर्मा जी हैं आज के समय में, और उनको एक ऑब्जर्वर सीनियर नेता के तौर पर उनको बनाया गया है। वो पूरी अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ वहाँ समय देंगे और उनका दिशा निर्देश, उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। गहलोत साहब पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। उनका अनुभव पार्टी भी लेगी और उनके नेतृत्व में गुजरात में एक नई पौध आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ सिस्टम नहीं, बल्कि उससे युवाओं का भविष्य वहाँ सुरक्षित होगा, किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे स्थायीकरण किया जाए, इन सारे मुद्दों के साथ मैं विक्रम जी के पास चलूं, उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भाजपा ने अभी कुछ समय पहले अपने मुख्यमंत्री और मंत्री सारे बदल दिए, नए लोगों को मौका देने के लिए। ऐसे हमें सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने बताया कि हम हर कार्यकर्ता को मौका देने में यकीन रखते हैं, इसलिए बदलाव किया गया। इस बदलाव के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब, सबको पता है कि किस तरह गुजरात में मुख्यमंत्री ही सिर्फ नहीं बदले हैं, अपने एक एक मंत्रियों को भी बदलना पड़ा इनको। और जिस तरह वहाँ कुशासन चल रहा था उससे जनता नाराज है, ये सबको पता है। और जिस मुख्यमंत्री को इन्होंने बनाया है उसके बारे में भी पूरा देश जानता है कि उनकी क्या स्थिति है। उनको कोई नाम से नहीं जानता। ये एक तरफ से कहीं से कहीं रिमोट से चलाया जा रहा है गुजरात को, और गुजरात की जनता इसको भली बात ही समझ रही है। रिमोट से चलाया जा रहा है गुजरात को, डॉक्टर अजय उपाध्याय का ऐसा कहना है। मुझे विक्रम जी के पास जाना है, पर इस परिवर्तन में एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं दिलीप जी की भी चाहता हूं। भाजपा ने जो ये बदलाव किया दिलीप जी, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि देंगे? यह बदलाव कितना सकारात्मक, कितना नकारात्मक? स्थापित नेताओं को घर बिठाकर नए चेहरों को मंत्रालय में बिठा दिया गया, यह बदलाव संकट है या समाधान? नहीं, ये वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेल रहा है जी। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब जो सर्वे हुआ इसमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो सीएम है उनको बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं और विजय रूपाणी को और ज्यादा वोट मिल रहा है। इसका मतलब ये वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, वो इसलिए हुआ था कि सीआर पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी जिम्मेवारी है 2022 इलेक्शन की। तो जो संगठन और सरकार के बीच समन्वय होना चाहिए वो विजय रूपाणी के समय में नहीं था, इसलिए मजबूरी थी कि सबको बदला जाए। तो अगर बदलना ही है तो पूरा सब चेहरा बदल दो,
ताकि जो पुराने सवाल है वो सामने ना आए और नई बात करे। तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे, तो उनको अशोक गहलोत की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गुजरात में अशोक गहलोत जो बिजी हो गए राजस्थान में और दिल्ली में, उनका भी नुकसान हो गया। 2 वीक का तो कम से कम नुकसान हुआ। जो कुछ चल रहा था गुजरात कांग्रेस में, तो फंड से लेके काफी कुछ वो गहलोत पे निर्भर था। तो ये चुनाव के टाइम पे 2 वीक अगर अशोक गहलोत बिजी हो गए अपने राजस्थान में, तो एक ये भी नुकसान है। ये भी बड़ा नुकसान है, जिसकी और हमने सवाल किया था डॉक्टर अजय उपाध्याय से, लेकिन अजय उपाध्याय दाएं बाएं करके अपनी पतली गली से निकलने की कोशिश कर लिए। लेकिन मैं वापस विक्रम जी के पास चलता हूँ। विक्रम जी से जानना चाहता हूँ, बातें बड़ी करेंगे या काम भी कुछ ठोस करेंगे? जिस ऑटो चालक के घर पर भोजन करते हुए तस्वीरें आपने सोशल मीडिया में वायरल की विक्रम जी, उसने 4 दिन बाद आपके दावे की हवा निकाल दी, बता दिया कि लोगों ने कहा था तो मैंने खाना खिला दिया, बाकी समर्थक तो मैं मोदी जी का ही हूँ। अब ऐसी हालत को लेके क्या करेंगे विक्रम जी? हिमांशु जी, एक मुख्यमंत्री जब किसी एक ऑटो चालक जब न्योता देता है, उसके घर खाना खाने जाता है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, वो जाने बगैर भी जाता है। वो अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है जी। लट्ठा कांड में, बोटाद में लट्ठा कांड हुआ, वहां लट्ठा कांड में जो लोग मर गए तकरीबन 80 से 85 लोग, हमारे मुख्यमंत्री साहब को मिलने की उनको आवश्यकता नहीं लगी। एक भी मिनिस्टर को मिलने की आवश्यकता नहीं लगी जो मृतकों थे, उनके परिवारजनों को। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे संगठन के पदाधिकारी जाके मिलते हैं, उनमें उनको क्या आपत्ति होनी चाहिए? एक बात बताइए विक्रम जी, ये कितना बड़ा कमाल नहीं है? संवेदना विक्रम जी, एक सवाल, ये अपने आप में कमाल नहीं है? आप अचंभित नहीं है? जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पे हजारों ऑटो चालक हैं, वो भी इच्छा के साथ घूम रहे हैं, कभी केजरीवाल जी आए हमारे घर में भी खाना खाएं। वहां खाना खाने के लिए समय नहीं निकाल पाते केजरीवाल जहां के मुख्यमंत्री हैं, पर गुजरात में आते हैं और एक ऑटो चालक के घर खाना खाने का समय इसलिए निकाल लेते क्योंकि एक ऑटो चालक ने इच्छा जताई मेरे घर खाना खाएं। ये चुनाव का कमाल है या उदारता का? थोड़ा बताइए ना विक्रम जी, बड़ी दिलचस्पी है मेरी। बड़ा अचरज ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से शासन में है, उनको प्रश्न पूछने के बदले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, आपका स्थान ले रहे थे, ना कि हालांकि बात तो ये है कि उनको जवाब देना है क्योंकि 27 साल से वो शासन में है, लेकिन ये डिबेट में तो कुछ उल्टी गंगा बह रही थी। तो मुझे एक अचरज ये लगा है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की प्रणाली ये है कि हम सत्ता पक्ष को प्रश्न पूछेंगे, हम सब मिलकर भारत बनाएंगे, चाहे कोई भी हमारा आइडियोलॉजी कहीं पे भी अलग हो, लेकिन देश तो हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है। आज दुख की बात यह है कि हमारे सुपर चीफ मिनिस्टर PR पाटिल साहब को विजय रूपाणी जी रास नहीं आ रहे थे, इसलिए देश की हिस्ट्री में पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कभी नहीं मंत्री भी नहीं बना हो ऐसा आदमी सीधा चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। कमाल हो गया। जिस गुजरात से पहले कभी सांसद नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले लिए, इस पे आपको अचरज नहीं हुआ। एक व्यक्ति विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बन गया, इसमें आपको अचरज हो रहा है? इसमें अचरज की क्या बात है भाई? देश के संविधान में व्यवस्था है, उसके तहत बन गए। पर आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे विक्रम जी, मुझे इसमें बहुत नाराजगी है आपसे, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। मैंने पूछा भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहां के ऑटो चालक हजारों हैं, इच्छा रख रहे हैं केजरीवाल जी आए हमारे घर में भोजन करें, उनकी इच्छा का सम्मान नहीं, पर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात आते हैं और एक ऑटो चालक बोलता है मेरे घर भोजन करें, केजरीवाल पहुंच जाते हैं। ये वाकई मन की उदारता है या चुनाव का कमाल है? इसके संदर्भ में विक्रम जी कुछ तो कहिए, ऐसे कैसे मौन रह के चले जाना चाहते हैं आप? तो ये कैसे चलेगा हिमांशु जी? हम तो आपके गेस्ट होके आए हैं, आप मुझे कम से कम बात तो करने दीजिए। अरे बात कर तो रहे आप, जितना आप बोलने जा रहे हैं उतना बोल रहे हैं, मेरे सवाल का भी तो उत्तर दीजिए ना। आप मेरे सवाल का उत्तर देने के स्थान पे सब कुछ कहना चाहते हैं, मुझे केवल इतना बता दीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तीसरी बार सवाल है और आप नहीं देना चाहेंगे तो कोई शिकायत भी नहीं होगी आपसे, दर्शक तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए किसी ऑटो चालक के आह्वान पर उसके घर खाना खाने नहीं जा रहे हैं, पर गुजरात में आकर एक ऑटो चालक बोलता है भोजन कीजिए मेरे यहाँ पर, वो पहुंच जाते हैं। ये वाकई मन की उदारता का कमाल है या चुनाव का कमाल है? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि होगी विक्रम दवे जैसे नफीस प्रवक्ता की, तो उसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। मुझे हिमांशु जी ये बताइए
कि किसी आदमी ने ऐसा बोला कि मेरे घर पे खाना खाने आइए, तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर आपने कवरेज अच्छा दे दिया उसको, वो अलग बात है। हो सकता है वो गए होंगे दिल्ली में भी, कवरेज नहीं मिला होगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसी के घर गए उसको कितना दबाया गया, वो ऑटो चालक को कितना दबाया गया जी, उसका आइडियोलॉजी जो है वो चेंज करवाया गया हमारे। तो ये जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, एक एक जगह पे चुन के आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, उनके लोग हैं, उनको जो परेशानी हो रही है आजकल हर जगह ऊपर से नीचे तक, वो दिखी जा रही है। लेकिन मुझे यहाँ पॉइंट ये बताना है हिमांशु जी, मेरी ये बात है कि कांग्रेस की जो बात माननीय उपाध्याय जी ने बताई, वो तो ग्राउंड पे जा रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया। मैं खुद सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, सुरेंद्रनगर से जी। तो मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2/400, पश्चिम बंगाल में 0/294, कई जगहों पे ये जो लीडरशिप क्राइसिस हो गई है कांग्रेस में, तो विश्वसनीयता खत्म हो रही है, इसलिए आप जगह बना रही है। आम आदमी पार्टी जगह इसलिए बना रही है, उसको जगह मिल रही है। अरे बड़ी कमाल की बात कही है विक्रम जी, थोड़ा आंकड़ा बताएंगे उत्तराखंड में ही ये आंकड़ा कितने बजे कितने का है आम आदमी पार्टी का, ये गोवा में आंकड़ा कितने बाई कितने का है, तो उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा कितने बाई कितने का है। 7वें चुनाव हुए थे ना, थोड़ा पता रहे। इवन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी आप बता सकते हैं कितने बाई कितने आम आदमी पार्टी। क्या कांग्रेस तो 0 है 2 है आपने बताया, ये आम आदमी पार्टी क्या क्या है थोड़ा वो भी तो बता दीजिए। जी हिमांशु जी, बड़ा मजेदार बात करता हूं मैं आपको जी, कि आम आदमी पार्टी है ना, ये देश की राजनीति बदलने आई है, राजनीति करने नहीं आई है। अच्छा, एक भी विधानसभा में एक भी सदस्य न होते हुए भी 93 लोग पेपर लीक कांड में जेल में गए। स्टूडेंट के लिए, वो बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी के बाबूजी ने 1 बीघा जमीन बेच के उसको पढ़ा रहे थे, किसी के माता पिता ने पेट पे पाटा बांध के उनको उनकी हॉस्टल के पैसे दिए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसके लिए जेल में गए। 2014 से अभी तक 10 पेपर लीक हुए हैं गुजरात में, और CR पाटिल हिम्मतनगर में एक रैली में ऑन रिकॉर्ड गए हैं। उन्होंने बोला कि हर पेज प्रमुख के संगे संबंधी को हमको नौकरी देनी पड़ेगी, इसलिए हमको कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और उसके बाद 2 दिन के बाद पेपर लीक होता है। तो और हर बार जितनी बार पेपर लीक होता है तो माननीय मंत्री महोदय अंदर विधानसभा में ये बोलते हैं कि किसी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आज की तारीख में 10 पेपर लीक में से एक भी पेपर लीक में किसी को आज तक पनिशमेंट नहीं मिली है। तो बड़े दुख की बात है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग इस देश को ज्ञाति जाति से विभाजित नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देश को इस तरह से विभाजित करें। क्योंकि आप देखना, केजरीवाल जी किसी को मिलेंगे तो डॉक्टरों को मिलेंगे, वकील को मिलेंगे, ऑटो रिक्शा वालों को मिलेंगे, ये कोई जाति को नहीं मिलेंगे। इनकी एक अलग नजरिया है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक पार्टी है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम लोग गांधी जी का जो उनके हमारे पूर्वों की जो परिकल्पना थी ये देश बनाने की, उसके लिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अजय उपाध्याय जी, आप कितने अभिभूत हो गए विक्रम जी के इस दावे के साथ। वो जाति की राजनीति नहीं करते, वह इस प्रकार की छोटी किस्म की हरकतें नहीं करते हैं। देश के लिए, समाज के लिए और गांधी जी के विचार पर चलने के लिए संकल्पित लोगों का समूह है, जिसे आम आदमी पार्टी के तौर पर लोग जानते हैं। आपका मन तो बदल नहीं रहा है जो पता है कि आप गलत पार्टी में हो गए, आपको भी जो है विक्रम जी के साथ हो लेना चाहिए था। ऐसी कोई भाव तो नहीं आ गया विक्रम जी की दलीलें सुनते हुए? डॉक्टर साहब, विक्रम जी की दलील सुन करके तो बहुत सारे लोग गए थे। अभी आपने देखा होगा, अन्ना हजारे साहब खुद चले आए थे, और प्रशांत भूषण जी, आनंद कुमार जी, इस तरह से विश्वास कुमार विश्वास, ऐसे सरीखे कई लोग थे, किरण बेदी जी, सब कहाँ है, साजिया इल्मी जी, सब यहाँ से चले गई भाजपा में। जब उनकी आवाज नहीं समझ पाए तो हमारी आवाजें क्या समझेंगे। हाँ, ये जरूर है कि गांधी जी की फोटो की जरूर इन्होंने वो की है, मैंने शब्दों में जरूर विवेचना की, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फोटो भी हटाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। जिस गांधी जी के स्वराज की राजनीति ये शुरू की है दिल्ली में, आज उनका हाल क्या हुआ, जब पंजाब में गए तो वहां उनका फोटो हटा दिया। ये भी शुद्ध जो है अवसरवादी लोग हैं, ये सच्चाई है, इनकी एक ही सिद्धांत है, अवसर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पैदा कर दिया। मैं वापस आना चाहूंगा विक्रम जी, ये जानना चाहूंगा कि भाई आप बता रहे सरकार आपकी बन रही है, तो फोटो कौन की लगेगी मुख्यमंत्री के कक्ष में? क्या वो फोटो भगत सिंह की लगेगी या गांधी जी की लगेगी? ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि
पंजाब के संदर्भ में लोगों को इस बात की शिकायत हुई कि गांधी जी हट गए और भगत सिंह लग गए, तो गुजरात में गांधी बचे रहेंगे या आम आदमी पार्टी आने के बाद में गांधी की जगह भगत सिंह अब गुजरात में भी दिखेंगे? देखिए, हम भाजपा वाले तो है नहीं कि गॉडसे का तुष्टीकरण करें, सीधी बात है। हम तो गांधी जी को ही राष्ट्रपिता मानते हैं, और मैं खुद, मेरे घर पे गांधी जी की तस्वीर है मेरे ग्रैंडफादर के साथ। अरे वो बात पंजाब सरकार की हो रही थी विक्रम जी, आपका तो मामला ही अलग है, आप तो अभिभूत है, हमें शब्दों में दिखाई दे रहा है, आप लगातार गांधी जी को जैसा स्मरण कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने का गांधी जी के साथ क्या करेगी इसकी चिंता थोड़ी अजय उपाध्याय जी को हो गई। तो मैंने कहा मैं भी उनकी चिंता में सहभागी हो लेता हूं और आपसे सवाल कर लेता हूं, तो इसलिए पूछ लिया। कहूंगा कि आप मद्रास चले जाइए, वो ये कामराज टर्मिनल होता है एयरपोर्ट, कामराज जी की भी तस्वीरें लगती है। तो ये देश की क्वालिटी, ये देश का लैंडस्केप इतना बड़ा है। आप असम चले जाइए तो कोई और नेता होंगे, बंगाल में कोई और होगा। तो ये भगत सिंह जी की फोटो है। हमारी ये मानना है कि इनकलाब लाने वाली जो विचारधारा है वो भगत सिंह की, हमारी भी वही है। हम बाबा साहेब आम्बेडकर को इसलिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और गांधी जी तो हमारे राष्ट्रपिता है। तो कोई संदेह ही नहीं है, उनकी सबसे पहले तस्वीर लगेगी। और गुजरात तो हमारा गुजरात। अच्छा बताइए, निश्चिंत रहिए, आप ज्यादा चिंता मत करिए। विक्रम जी बता रहे हैं गुजरात में कोई कमाल हो गया आम आदमी पार्टी के द्वारा तो सबके साथ कुछ भी हो, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ नहीं होगा, उनकी तस्वीर रहेगी, सबसे पहले लगेगी, इतना उन्होंने आपको आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं वापस एक बार फिर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं और एक संजीदा सवाल आपसे करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक रही है, इसीलिए उसको चर्चाओं में जगह भी मिल रही है, सर्वे में भी जगह मिल रही है। वही कांग्रेस पहले ही ताकत खोई हुई है, इसके बावजूद भी जो ताकत है वो भी कहीं और लग रही है। क्या आपको नहीं लगता है गुजरात को ज्यादा संजीदा होकर लेने की जरूरत है कांग्रेस को? डॉक्टर साहब, हम लोग संजीदा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी ताकत जो है राज्य का चुनाव है, राज्य के लीडर्स और देश के लीडर्स जो हमारे वहां पे जाकर समय दे सकते हैं वो लोग ईमानदारी से दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र और समाज के हित में ही है, और गुजरात के लोगों के हित में भी है। जब नफरत और द्वेष रहेगा जिस राज्य में हिंसा का माहौल रहेगा, जिस राज्य में गांधी जी जैसे लोगों का आदर्श नहीं चलेगा, उस राज्य से क्या विकास की आशा की जाएगी? जिस तरह से पिछले 27 वर्षों में एक एक करके लोगों की आशाओं के विपरीत काम की गई है गुजरात में। लोगों को लगा शुरू में, अपार समर्थन भी दिया, ऐसा नहीं है नहीं दिया भाजपा को, लेकिन भाजपा ने क्या किया? वहां पे ड्रग का एक तरह से पूरा माहौल बना दिया है, शराब का पूरा माहौल बना दिया है, लोगों की रोजी रोजगार पर पेट पर लात मार रही है, जीएसटी लगा दी देश में भी और प्रदेश की जनता भी उससे प्रभावित हो रही है। तो हम लोग उन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच है, गांव-गांव में जा रहे हैं। हाँ, एक कमी जरूर है, मैं स्वीकारता हूं डॉक्टर साहब, हम विज्ञापन वाले नहीं है, हमारे पास विज्ञापन के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हमारे पास मीडिया उस लेवल पर साथ नहीं देती, और ना हम झूठ बोल पाते हैं। झूठे सूत्रों के हवाले से हमारे पास कोई आईबी की रिपोर्ट नहीं आती है, हमारे पास झूठे वादे भी नहीं आते हैं हमें। लेकिन जनता जानती है कि हम गांधी जी के वाकई उत्तराधिकारी हैं और गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं, गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं, पर फिर भी 27 साल से गुजरात की ही धरती पर नकारे हुए लोग भी आप ही हैं अजय उपाध्याय जी। विचार का विषय होना चाहिए। गांधी जी के उत्तराधिकारियों को गांधी की धरती पर गांधी के ही लोगों के द्वारा क्यों लगातार नकारा जा रहा है, सवाल तो होना चाहिए। लेकिन मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए दिलीप गोयल जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि द्विकोणीय से त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दीली भाजपा के लिए कितनी सुविधाजनक है? भाजपा पिछली बार मुश्किल में थी, जीती ये अच्छी बात है, पर जीती बड़ी मुश्किल से थी। क्या ये त्रिकोणीय संघर्ष भाजपा की राह आसान कर रहा है या कुल मिलाकर जनता के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? आखिरी सवाल आपसे। जैसे बता दें, त्रिकोणीय अगर होता है तो बीजेपी को सीधा सा फायदा दिखाई देता है। वो एक सिंपलिस्टिक वे में है, क्योंकि 1975 में और 1977 में थोड़ा सा त्रिकोणीय था, और 1990 में 1990 में जनता दल था। इसके बाद गुजरात में कभी नहीं हुआ। तो बीजेपी को तो फायदा दिखाई दे रहा है और उसकी सीटें भी वैसे बढ़ रही है। लेकिन मेरा ये मानना है जब कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे और कांग्रेस में या कुछ एक्सपेरिमेंट होते या तो बीजेपी शायद जिस तरह सरकार में प्रधानों को बदल दिया इस तरह से कैंडिडेट भी बदल देगी, नए एमएलए को लाएंगे, तो क्या होगा? तो वो जब डिसाइड हो जाएंगे कैंडिडेट,
तब ये चित्र बन सकता है कि सिर्फ बीजेपी को फायदा ना हो, बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं मानता कि अभी जो स्थिति है उसमें सीधा सा फायदा बीजेपी को है, लेकिन जिस तरह से कॉन्टेस्ट जैसे आगे बढ़ेगा और कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी तो ये दोनों तरफ नुकसान करेगी। आम आदमी पार्टी दोनों तरफा नुकसान कर सकती है, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी और बीजेपी ज्यादा सीटें ले जाएगी, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर हम इस पूरी बातचीत के मर्म को देखें तो 2-3 बातें निकल कर आती हैं। एक, इस पैनल के अंदर चर्चा में ये बात निकल कर आती है कि भाजपा कोई क्लीन स्वीप नहीं करने जा रही है। गुजरात में भाजपा लगातार डिटेरियोरेट हुई है, सत्ता में बनी रही है लेकिन उसकी हैसियत लगातार घटती गई है और वह स्थिति अभी भी बरकरार है। तो एक कड़ा मुकाबला गुजरात के संदर्भ में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी 2 स्थापित राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी को कम से कम गुजरात के संदर्भ में अब चुनौती के तौर पर तो देखा जा रहा है। सीटों की शक्ल में वो क्या कुछ कमाल करेगी ये तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन वह चुनाव परिणाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भाजपा के लिए कितने फायदेमंद और कितने नुकसानदायक हो, कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद कितनी नुकसानदायक, ये रहस्य के घर में है। लेकिन इतना तय है कि गुजरात एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है, जिसके 3 किरदार अपना अपना दम ठोकेंगे। देखें ये दम किस तरीके का नतीजा दे पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की उलझन गुजरात के संदर्भ में, वैसी उलझन भरा हमारा शेर है। हमारा शेर कहता है कि चेहरे में है आईना कि आईने में चेहरा, चेहरे में है आईना कि आईना में चेहरा, मालूम नहीं कौन किसे देख रहा है। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी ने ये शेर लिखा था। गुजरात के संदर्भ में मुफीद है, पता नहीं कौन सी पार्टी किससे लड़ रही है और किसकी मदद कर रही है। कुल मिलाकर इतना है कि भाजपा बताती है कि आप कांग्रेस की मदद कर रही है, कांग्रेस बताती है कि आप भाजपा की मदद कर रही है, वो आप बताती है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर हमारे संदर्भ में परेशानी पैदा कर रही है। तो सब दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पर खुद के लिए क्या संभावनाएं बना रहे हैं, इसके लिए परिणाम का इंतजार करेंगे। अभी तो चुनाव का ऐलान होना बाकी है, तो परिणाम तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल हम निगाह बनाए रखेंगे, गुजरात के मसले पर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। पर अब समय है आपसे याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।